तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन 30 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं, जो कि होंगे अपने साइकोलॉजी के। किसके होंगे? साइकोलॉजी के। सबसे पहले आपको बता दूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के अंतर्गत साइकोलॉजी पूछी जाती है और सेम सिलेबस है। तो जो भी बच्चा रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है, लेवल 2 की तैयारी कर रहा है, वह बच्चा आराम से इस क्लास को बढ़िया आराम से देखना। आपके 30 क्वेश्चन में इसमें कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ध्यान रखना उन क्वेश्चनों को मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा 360 सॉल्यूशन के माध्यम से, कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, घुमा घुमा करके उसके ऑप्शनों से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारा बिल्कुल आपको डिटेल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको यहीं पर पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा और एग्जाम में भी आपके 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही होने की गारंटी मैं देता हूं। अपनी आज की क्लास है 8वीं क्लास। अब तक मैंने 7 क्लासें ले चुका हूं, जो अपने चैनल पर मिल जाएगी। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आप 7 क्लासें देख सकते हो। आज की हमारी 8वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उनका 360 सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन ही है फैक्ट बेस्ड, यानी कि इसमें फैक्ट है, याद करने के अलावा कोई चांस नहीं है। बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बताओ भाई साहब। अंतर्दर्शन विधि और बही दर्शन विधि, बहुत सारी विधियां हैं अपने पास। एक तो अंतर्दर्शन, जिसके बारे में अपने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से याद किया था। आज पढ़ेंगे बही दर्शन विधि। बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था जेबी वाटसन ने। किसने किया था? जेबी वाटसन ने। अब आपको बता देता हूं कि जेबी वाटसन का कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। सबसे पहला, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, सबसे लास्ट में वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले भी कौन थे? वो थे जेबी वाटसन। और इसके अलावा जेबी वाटसन ने अपने एक छोटे बच्चे पर भी प्रयोग किया था, अल्बर्ट नाम के, उस पर भी प्रयोग किया था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं वुंट के बारे में। वुंट के बारे में मैं आपको कल भी बताया था कि अंतर्दर्शन विधि का जनक या अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था वुंट ने। इसके अलावा स्किनर के बारे में भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास में भी रटा दिया था कि स्किनर के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार वापस बता देता हूं। देखो भाई साहब, बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम है। सबसे पहले तो ये अमेरिका के रहने वाले। कैसे याद करवाया था भाई? स्किन किसकी अच्छी होती है? अमीरों की होती है। स्किन किसकी अच्छी होती है? अमीरों की स्किन अच्छी होती है। तो अमेरिका के रहने वाले रहते। इसके अलावा इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सिद्धांत कौन सा है? तो इनका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। इसके अलावा पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन से थे? वह स्किनर ही थे। पुनर्बलन के बारे में सबसे ज्यादा, भाई अधिगम में पुनर्बलन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, यह बात भी किसने बताई थी? स्किनर ने बताई थी। ये सारे क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम में अभी तक इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है कुल मिलाकर के। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये है। बताओ भाई साहब। अपन सभी जानते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि कुछ तो कैसा स्थानांतरण होता है? सकारात्मक स्थानांतरण होता है, कुछ नकारात्मक स्थानांतरण होता है, कुछ शून्य स्थानांतरण होता है, कुछ लंबवत स्थानांतरण होता है। तो बताओ, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो स्कूटर चलाना भी सीख लेता है, ये किस प्रकार का स्थानांतरण है? तो ये सकारात्मक स्थानांतरण है, यानी कि धनात्मक स्थानांतरण है। सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कोई पूर्व ज्ञान अपन ने कोई काम किया था, पूर्व ज्ञान में कोई चीज अपन ने सीखी थी, वो आगे जाकर के भविष्य में अपना अगर मदद करती है तो वो होता है सकारात्मक स्थानांतरण। अगर आगे जाकर के वो अपनी बाधा बन जाए तो वो होती है नकारात्मक स्थानांतरण। और वो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान आगे जाकर के कुछ भी काम ना आए तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। और लंबवत स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? लंबवत स्थानांतरण का मतलब भी समझा देता हूं आपको। देखो भाई साहब, अगर अपन ने
जैसे जोड़ बाकी पढ़ी, जोड़ बाकी पढ़ने के बाद में अपन गुणा भाग सीखते हैं, तो ये तो हो गया अपना क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है, यहीं का यही काम हो गया। लेकिन अगर अपन जोड़ बाकी गुणा भाग इन सब का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, अपन फिजिक्स के अंदर जाकर करेंगे। फिजिक्स के अंदर जाकर के करते हैं तो ये लंबवत स्थानांतरण हो गया, क्योंकि यहाँ तो गणित से गणित में मदद हो रही है, लेकिन यहाँ पे विषय ही चेंज हो गया, यहाँ पर फिजिक्स में मदद मिल रही है, तो ये क्या हो जाता है, लंबवत स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 और इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 33। देखो भाई साहब, अंतः निरीक्षण विधि या अंतः दर्शन विधि के प्रतिपादन करता कौन है, तो अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादन करता है वुंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अंतः निरीक्षण विधि के रचना जो जनक है या प्रतिपादन करता है वो कौन है, वुंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन में है मैकडूगल साहब। कौन है, मैकडूगल साहब। आपको भी कंठस्थ याद करवाया था कल की क्लास में, आज वापस बता देता हूं मैकडूगल के कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले 14 संवेग और 14 मनोवर्ती के बारे में, 14 संवेग और 14 मनोवर्ती के बारे में बताने वाले कौन से थे, मैकडूगल थे। कौन थे, मैकडूगल। कभी भी आपको प्रश्न में आचरण या मनोवर्ती की बात कर रहा हो, आचरण या मनोवर्ती की बात कर रहा हो, अपनी मनोवर्ती के बारे में बात कर रहा हो, तो आपको कौन सा मनोवैज्ञानिक कर देना है, मैकडूगल कर देना है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्किनर के बारे में जस्ट आपको पूरी गाथा गाया था, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो किशोर अवस्था के बारे में सबसे ज्यादा कहने वाले कौन थे, वो थे स्टैनले हॉल। कौन थे, स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल पर लगभग कम से कम भी नहीं तो 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और लगभग 5 या 7 क्वेश्चन तो इसी परिभाषा को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि एडोलसेंस नामक की पुस्तक किसकी है। एडोलसेंस का मतलब ही होता है किशोर अवस्था, तो एडोलसेंस नाम की पुस्तक किसकी है, तो वह है स्टैनली हॉल की। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव और तूफानों की अवस्था कौन बताता है, तो वह स्टैनली हॉल बताता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा पूछता है कि किशोर अवस्थाओं को झंझावतों की अवस्था कौन कहता है, तो वो भी स्टैनली हॉल ही कहता है। तो कुल मिलाकर के ये परिभाषा एग्जाम में 5-7 तरीके से घुमा घुमा करके अभी तक पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। सबसे मेन चीज, स्टैनले हॉल ने सबसे ज्यादा किस पर बात की थी, किशोर अवस्था पर बात की थी। इसके अलावा और देखते हैं ऑप्शन में, एक आ रहे थॉर्नडाइक साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन उसमें से एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे भाई वर्तमान में अपन पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे, वो थे थॉर्नडाइक। और इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने बताया था सबसे पहले, तो इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा थॉर्नडाइक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सिद्धांत कौन सा है। इनका सिद्धांत था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर किया था, बिल्ली पर। इसके अलावा अगर बात करें, इनका एक बुद्धि वाला जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें एक सिद्धांत दिया था जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है मल्टीफैक्टर वाला, यानी कि बुद्धि के बारे में। भाई बुद्धि बहुखंडित तत्वों से मिलकर बनी होती है, ये बात भी किसने की थी, बुद्धि का एक सिद्धांत है मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस वाला, वो भी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में थॉर्नडाइक के अभी तक पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा स्किनर की बात करें, स्किनर का सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। भाई अमेरिका के रहने वाले थे। इसके अलावा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। इसके अलावा कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बात करने वाले स्किनर है। इसके अलावा फ्राइड की बात करते हैं। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है, और इनके बारे में मैंने आपको कल क्लास में याद करा दिया था। इन्होंने 3 शब्द दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। 3 शब्द इन्होंने दिए थे, और एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। कौन सा था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सबसे ज्यादा अचेतन मन के बारे में बात करने वाले भी कौन है, सिगमंड फ्राइड। ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा बात करें स्टैनले हॉल की, अभी जस्ट पढ़ा था स्टैनले हॉल। ये रहा किशोर अवस्था, एडोलसेंस नाम की इनकी किताब है। इनको संघर्षों तूफानों की अवस्था कहा जाता है, किसको, किशोर अवस्था को। ये सारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 4 से, जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इसी बात पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है? अंतर्दर्शन यानी अंदर दर्शन करना, खुद के अंदर दर्शन करना, यानी कि अपनी आत्मा में देखना। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी टिचनर ने। किसने दी थी? टिचनर ने। तो अब याद कैसे रखेंगे भाई? टीचर था, टीचर क्या कहता है कि अपने आप की शक्ति को जगाओ, अपने आप को पहचानो। तो टीचर ने कौन सी परिभाषा दी थी? अपने आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। ये किसने बताया था? टीचर ने बताया था। किसने बताया था? टीचर ने बताया था। इसके अलावा ऑप्शन में और क्या दे रखा है? मैकडूगल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भाई। 14 संवेग, 14 मनोवर्ती के बारे में बताते हैं। आचरण और मनोवर्ती की बात जहां भी आ जाए मैकडूगल कर देना। बीएफ स्किनर के बारे में आपको बता दिया मैंने, अमेरिका के रहने वाले, क्रियापरसत अनुबंधन का सिद्धांत, और इसके अलावा किस पर? चूहे और कबूतर पर प्रयोग करने वाले थे, पुनर्विलन पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आज का है क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई साहब, यह आ गया अपना पर्सनैलिटी वाले चैप्टर से, व्यक्तित्व से। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? बताओ भाई साहब। अपन सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट के कुछ टेस्ट थे। पर्सनैलिटी टेस्ट में कई सारे टेस्ट थे, उनमें से एक था टीएटी, एक था सीएटी, एक था आईबीटी, इसके अलावा बहुत सारे और भी, एससीटी, पीएफटी, बहुत सारे टेस्ट थे। अब ये पूछ रहा है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो ये कौन सी विधि का प्रकार है? आप सबको पता है, प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। किस प्रकार का है? प्रक्षेपी विधि का प्रकार है कौन? टीएटी टेस्ट। ये जितने भी टेस्ट मैंने आपको बताए थे सारे के सारे प्रक्षेपी विधि के, टीएटी, सीएटी, इसके अलावा एससीटी, इसके अलावा पीएफटी, इसके अलावा आईबीटी। और ध्यान रख लेना इन सभी के, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारे टेस्ट किसने दिए थे। इनके जो प्रतिपादक है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं आपको टीएटी का तो बता देता हूँ। टीएटी जो टेस्ट था ये आता है टेंटिव। कौन सा आता है? टेनेटिव। टेनेटिव जो टेस्ट है, टी का मतलब है टेनेटिव, यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ये टीएटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण का एक टेस्ट है जिसमें पर्सनैलिटी का मतलब टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किसने दिया था? बताओ भाई साहब, टीएटी टेस्ट किसने दिया था? ये दिया था मॉर्गन और मुर्रे ने। किसने दिया था? मॉर्गन और मुर्रे ने टीएटी टेस्ट दिया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हो गया किसका? टीएटी टेस्ट का। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, इसमें टोटल 30 कार्ड होते हैं, जिन पर तो क्या होता है? चित्र बना हुआ रहता है, प्लस में एक कार्ड रहता है जो खाली रहता है। आपको एग्जाम में पूछ ले कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 30 देख लेना, अगर 30 ऑप्शन में नहीं हो तो 31 कर देना। ठीक है, इसके अलावा इन पर चित्र किसके होते हैं? इन पर चित्र होते हैं जैसे कि इंसानों के, पुरुषों के, महिलाओं के चित्र वगैरह होते हैं। इसमें क्या होता है कि कहानी लिखवाई जाती है, फिर कहानी के आधार पर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन है जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। बताओ भाई साहब, शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज का? एजुकेशनल साइकोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो ये मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है। कुल मिलाकर के आप सबको पता है कि मनोविज्ञान की 4 परिभाषाएं दी गई थी। सबसे पहले बताया गया था भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद में बताया गया मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। उसके बाद में बताया गया मनोविज्ञान चेतना का मनोविज्ञान है। और सबसे लास्ट में बताया गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका करता है? मानव या पशु व्यवहार, वैसे तो सभी के व्यवहार का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान का वर्तमान में एजेंडा है या उद्देश्य है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी, फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय यानी पूरे देश के लेवल पर मानसिक विकलांगता संस्थान कहाँ पर है? तो वह है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में मानसिक विकलांगता संस्थान कहाँ पर है? अगर आपको कहीं पर भी कोई बच्चा मानसिक विकलांग दिख जाए, तो आप कौन सी संस्थान में भेजोगे? हैदराबाद वाली संस्थान में भेज देना। कहाँ पर भेज देना? हैदराबाद में भेज देना। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। बताओ भाई साहब, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी और कहां पर खोली गई थी? दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहली बात करें तो ये जर्मनी में खोली गई थी। कहां पर खोली गई थी? जर्मनी में खोली गई थी सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी कि लैब, मनोवैज्ञानिक लैब कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी में खोली गई थी। और कब खोली गई थी? ये सन 1897 के अंतर्गत खोली गई थी। कब खोली गई थी? सन 1916। देखो ये रहा सन 1916 में खोली गई थी। भारत में
भारत में पूछ रहा है ये, भारत में, सॉरी मैंने जो बताया था मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी में खोली गई थी। और वह कब खोली गई थी? 1897 में खोली गई थी। लेकिन भारत में सबसे पहली प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी? वो 1916 में खोली गई थी। अगर आपको वर्ल्ड वाइड पूछे भाई प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई, तो 1897 में जवाब देना, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। और कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी में खोली गई थी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी? 1916 में खोली गई थी। तीनों क्वेश्चन याद हो गए। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 है, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको पता है कि अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत थे, उसमें से आपको ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन था, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टोलमैन ने दिया। किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रख लेना, इसको चिन्ह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। इस शब्द को ध्यान रख लेना, प्रत्याशा सिद्धांत, इसको अलग से एग्जाम में पूछा हुआ है। निम्न में से प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। और इसको सहप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दो नाम जरूर याद रखने हैं, एक तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। और दूसरा प्रत्याशा सिद्धांत भी किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। ये इसी का दूसरा नाम है टोलमैन का, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अपनी मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, उसमें से एक शाखा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं अपन। अरस्तु के बारे में आपको मैंने कल भी क्लास में पढ़ाया था भाई, आत्मा का विज्ञान कहने वाला कौन था? अरस्तु था, ठीक है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके अलावा विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? ये देखो फैक्ट पर आधारित अपने को याद रखना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला, सूझ एवं अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है। ये अंतर्दृष्टि अधिगम का मतलब है सूझ एवं अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोल्फ। कौन कौन से थे? 3 थे, वर्दीमर, कोहलर और कॉफक, ठीक है, कॉफका। 3 वैज्ञानिक थे, इन तीनों ने मिलकर के अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का सिद्धांत दिया था। किस संप्रदाय पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और गेस्टाल्टवाद किस पर आधारित है? 5-5 घटना पर आधारित है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। और कोहलर ने ये जो अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का सिद्धांत था, ये कब दिया था? ये दिया था सन 1920 में। कब दिया था? सन 1920 में दिया था। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे बता दिए मैंने। सबसे पहले अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इसके अलावा किस संप्रदाय पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? ये 5-5 घटना पर आधारित है। और 3 मनोवैज्ञानिक कौन कौन से? वर्दीमर, कोहलर और कॉफका, ठीक है। तीनों ने मिलकर के गेस्टाल्टवाद की थ्योरी दी थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भाई मनोविज्ञान कौन सी वाली? अमेरिका की। अमेरिका की मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले अमेरिका में साइकोलॉजी के बारे में किसने बताया था? विलियम जेम्स ने बताया था। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। विलियम वुंट के बारे में अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। विलियम वुंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्दर्शन विधि भी किसने दी थी? विलियम वुंट ने दी थी। अरस्तु के बारे में पूछा जाता है, भाई मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा देता हूं ताकि आपका जो टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो,
अनंत दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? बताओ भाई साहब। आप सबको पता होगा अंतर्दृष्टि अधिगम या अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था वर्दीमर कोहलरकोफ का। ठीक है, किस संप्रदाय पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किस घटना पर आधारित है? फाई फाई घटना पर आधारित है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब सबसे पूछ रहा है ये यहाँ पर अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का जो सिद्धांत है, इसको एक और भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्ण आकार का सिद्धांत। कौन सा कहा जाता है? पूर्ण आकार का सिद्धांत या समग्र सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी समस्या पर समग्र रूप से बात करता है, पूरी की पूरी समस्या पर बात करता है, उसके टुकड़ों पर बात नहीं करता है। तो अंतर्दृष्टि एवं अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। यह समग्रता का सिद्धांत भी कहलाता है। अंतर्दृष्टि एवं अधिगम का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 45। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। बताओ भाई साहब, जिस समूह के, जिस ग्रुप के अंतर्गत स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसको कौन सा कहेंगे अपन? प्रयोगात्मक समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रयोगात्मक समूह कहेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी स्वतंत्र रहेगा तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएगा, तो प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। ये समूह के कुछ प्रकार थे, उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से स्टैनले होल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा था? भाई साहब, स्टैनले होल के बारे में अभी तक मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए। सबसे पहला क्वेश्चन, एडोलसेंस नाम की किताब किसने लिखी थी? एडोलसेंस यानी कि जो किशोर अवस्था होती है, वो किताब किसने लिखी थी? स्टैनले होल ने लिखी थी। किशोर अवस्था को झंझावतों की अवस्था, तूफानों की अवस्था, तनाव की अवस्था किसने कहा था? स्टैनले होल ने कहा था। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में अभी तक इनके पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक इनका सिद्धांत है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कौन है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी किसने दिया था? स्टैनली होल ने। यानी कि रिवीजन की थ्योरी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनली होल ने दिया था। इसके अलावा पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? भाई पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, या आप मुझे कमेंट करके बताओगे पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। देखते हैं किसका सही निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी पिछली 7 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो वो भी जाके देख लेना। प्रत्येक क्लास में मैंने 30-30 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया है और उनका आज के जैसे 360 सॉल्यूशन करवाया है, ताकि आपको कंटेस्ट याद हो सके। देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले, अपन ने कितनी बार पढ़ लिया है वॉटसन के बारे में। भाई वॉटसन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? किलपेट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ। देखो ये क्वेश्चन कई बार आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शिक्षण विधियों से क्वेश्चन पूछता है। वहां पर एक विधि आती है परियोजना विधि। कौन सी आती है? परियोजना विधि। तो परियोजना विधि का सबसे पहले विचार तो किसको आया था? जॉन डीवी को आया था। किसको आया था? जॉन डीवी को आया था। जॉन डीवी को आया था। लेकिन इस परियोजना विधि का आविष्कार किसने किया था? इसका जनक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है किलपेट्रिक को। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है कि परियोजना विधि का जनक किसको कहा जाता है? वो किलपेट्रिक को कहा जाता है। ये जॉन डीवी का शिष्य था और जॉन डीवी को सबसे पहले विचार आया था परियोजना विधि का, लेकिन इसका जनक या इसका आविष्कार किसने किया था? वो किलपेट्रिक ने किया था। और कब किया था? ये किया था सन 1918 में। कब किया था? सन 1918 में किया था। यानी कि आप कैसे याद रखोगे? भाई किलपेट्रिक उसका शिष्य था, 18-19 साल का, 19-18 साल, 18-19 मत बोल देना, 19-18 साल का था और उसने परियोजना विधि को खोज कर दिया था, आविष्कार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? अब देखो अपन सभी जानते हैं मनोविज्ञान में बहुत सारे संप्रदाय हैं, उन्हीं संप्रदाय को स्कूल भी कहा जाता है। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि वुंट का स्कूल कौन सा है, वुंट का संप्रदाय कौन सा है। देख लो चारों ऑप्शन आराम से। तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल कौन सा था? संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय किसका है? वुंट का है। किसका है? वुंट का है। और आपको अभी तक मैंने जितने पढ़ाए हैं उसमें आपको कई बार कंठस्थ याद कराया हुआ है कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसने दिया था? वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और इड
ईगो और सुपर ईगो, इनके बारे में भी किसने बात करता है? फ्राइड बात करता है। अचेतन मन के बारे में भी कौन बात करता है? फ्राइड बात करता है। ये सारे क्वेश्चन सिगमंड फ्राइड के बारे में अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वुंट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संरचनावाद संप्रदाय या संरचनावाद स्कूल दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? सीधी सी बात है, प्रभावशाली होगा। कैसा होगा? बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। कैसा होगा? बहुत प्रभावशाली। स्व प्रेरणा यानी खुद से अंदर से आंतरिक प्रेरणा आ जाएगी तो अपना अधिगम कैसा होगा? सीखेंगे कैसे? बहुत प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डी एनिमा की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला। कौन सा? डी एनिमा, डे एनिमा की रचना किसने की थी? ये की थी अरस्तु ने। किसने की थी? अरस्तु ने। देखो अरस्तु के अभी तक अपन ने केवल 2 क्वेश्चन याद किए हैं। कौन कौन से? एक तो कहा था भाई मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक तो मनोविज्ञान की सबसे पहले परिभाषा आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे? अरस्तु थे। एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक एनिमा वाला पूछा हुआ है। देखो एक चीज आपने गौर की होगी, अगर आपने नहीं की तो मैंने तो कर ली, कि इनका ना देखो ऐसे आत्मा, ऐसे ऐसे आत्मा, ऐसे एनिमा, ऐसे अरस्तु, यानी कि हर चीज ही ए चलती है इनकी तो। ठीक है। इसके अलावा आपको सबको पता होगा सुकरात के बारे में। सुकरात का कौन सा मेथड था? आप कमेंट करके मुझे बताओगे सुकरात ने कौन सी विधि दी थी। आपने शिक्षण विधियां पढ़ी होगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं, तो सुकरात के द्वारा दी गई कौन सी विधि थी शिक्षण विधि, उसका नाम आप कमेंट करके बताओगे। स्किनर के बारे में आपको मैंने बता ही दिया सारा कुछ, अमेरिका के रहने वाले थे और इनके सिद्धांत कौन से थे, किस पर प्रयोग किया था, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। वुडवर्थ के बारे में आपको मैंने बता ही दिया भाई, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को क्या कहा था भाई? मनोविज्ञान सबसे पहले आई तो वो आत्मा का विज्ञान थी, फिर मन का विज्ञान बनी, फिर चेतना का विज्ञान बनी, फिर उसके बाद में व्यवहार का विज्ञान बनी। ये परिभाषा किसने बताई थी? वुडवर्थ ने बताई थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H क्या है? बताओ भाई साहब। 3H, सबसे पहले तो देखो ये एग्जाम में अधिकतर तरीके से अधिकांश पूछा गया है, हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि 3H संप्रत्यय किसने दिया था? 3H कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 3H कॉन्सेप्ट दिया था पेस्टालॉजी ने। किसने दिया था? पेस्टालॉजी ने। कौन सा दिया था? 3H संप्रत्यय दिया था पेस्टालॉजी ने। किसने दिया था? पेस्टालॉजी ने। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसमें H का मतलब क्या है? तो सीधी सी बात है, 3H है तो तीनों H के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो H है हेड, यानी कि अपना सिर, माथा। एक है अपना हार्ट, यानी कि हृदय, यानी कि दिल, यानी कि अपना हृदय। और एक है अपना हैंड, कौन है? हाथ। ठीक है। तो हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों क्या होते हैं? 3H। और ये 3H थ्योरी किसने दी थी? ये पेस्टालॉजी ने दी थी। किसने दी थी? पेस्टालॉजी ने दी थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। भाई साहब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। जब आप इसका इतिहास देखोगे तो इसका इतिहास बहुत छोटा है, लगभग 16वीं शताब्दी तक ही इसका इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन इसका अतीत बहुत लंबा है क्योंकि इसको पहले दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में जाना जाता था। ये बात किसने कही थी? ये कही थी एबिंगहास ने। किसने की थी? एबिंगहास ने ये परिभाषा दी थी, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहास। अब याद कैसे रखोगे? ये बोलता है हास खास, यानी कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है। इसके अलावा टिचनर ने क्या सिखाया था? टीचर ने क्या सिखाया था? आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भाई टिचनर ने क्या सिखाया था। और स्किनर के सिद्धांत मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। वुडवर्थ के बारे में भी बता दिया कि वुडवर्थ ने चारों परिभाषाओं को एक साथ मिक्स करके मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पिछली 8 क्लासें या 7 क्लासें जितनी भी आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लेना। अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी के नाम से। आपके एग्जाम तक डेली सुबह 7 बजे 30 क्वेश्चनों की महामैराथन लगती है डेली की डेली। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता यानी तत्परता और कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध होता है? तो इसमें होता है कार्य सीखने की गति और तत्परता के समानुपाती। यानी कि सीधी सी बात है यार, तत्परता होगी तो अपनी कार्य सीखने की गति भी बढ़ेगी।
सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चे में तत्परता होगी, तैयार होगा कोई भी काम करने के लिए, तो उस कार्य में सीखने की गति भी होगी। अगर उसका मन ही नहीं होगा, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो वो कार्य सीख ही नहीं सकता। और ध्यान रख लेना, ये जो तत्परता का नियम दिया था वो किसने दिया था? आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे। और तीन इन्होंने, एक तो बताया था मुख्य नियम और एक बताया था गौण नियम। इसमें से मुख्य नियम थे 3 और गौण नियम थे लगभग 5। ठीक है, इन 3 मुख्य नियमों के नाम पूछे जाते हैं। उसमें से पहला था तत्परता का नियम, यानी कि आपको सीखने के लिए सबसे पहले तत्पर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। दूसरा था अभ्यास का नियम, सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपका स्थायी होगा। और तीसरा था प्रभाव का नियम, इसके अनुसार अगर आप संतुष्ट हो तो आपका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहेगा, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के तत्परता क्या करती है? अपने सीखने की गति को बढ़ाती है। इस कारण से समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। ये सारे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए। यह आ गया भाई साहब क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, वैसे आपको मैंने सन बताया होगा, शायद 1897 में बताया हो, लेकिन आप करेक्शन कर लेना, शायद मैंने आपको गलती से 1897 में बताया होगा। मेरे को याद है जहां तक भाई, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी? वो 1879 में। देखो ये सन उल्टा सुल्टा हो जाता है, कभी कभी 79 का 97 भी याद रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी? 1879 के अंतर्गत खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1879 के अंतर्गत खोली गई थी। और कहां पर खोली गई थी? जर्मनी के अंतर्गत खोली गई थी। कहां पर खोली गई थी? जर्मनी के अंतर्गत खोली गई थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई, अपने जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी के अंतर्गत खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा कब खोली गई थी? 1879 में खोली गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उस टाइम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम था लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। लेकिन वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? बताओ भाई साहब, वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कौन सी है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अपने को याद क्या क्या रखना है जो एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ है? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी? जर्मनी में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1879 में खोली गई थी। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी? उस टाइम पे लिप्जिंग यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 56, जो कि आज का हमारा लगभग छठा या सातवां आखिरी क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि यानी खुद का निरीक्षण करना, उसके द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की क्रियाओं, नाम से पता चल रहा है भाई, स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले पूछा भी था भाई, सुकरात ने कौन सी विधि दी है जो कि आपके शिक्षण विधियों के अंतर्गत आप बार बार पढ़ते हो? प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। किसने दी थी? सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, इसके अलावा प्रश्नावली किसने दी थी? प्रश्नावली किसने दी थी? वो दी थी वुडवर्थ ने। किसने दी थी? वुडवर्थ ने प्रश्नावली दी थी। और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 देखो, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? आपको पिछली क्लासों के अंतर्गत भी मैंने पढ़ा दिया था कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चे की रुचि, उसकी आवश्यकताओं, उसकी शारीरिक मानसिक योग्यताओं और उसकी जो एबिलिटीज़ होती है उनको ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। उसमें केंद्र बिंदु बालक होता है। और ये देन है किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसी की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है? देखो भाई साहब, शिक्षा के बारे में कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता, अंदर छुपी हुई क्षमता को पूर्ण परिपूर्णता से विकास करता है, पूरी तरीके से उसकी विकास करता है। कौन? शिक्षा। शिक्षा हमारी अंदर छुपी हुई जितनी भी क्षमताएं होती है उनका विकास करती है।
ये बात कौन कहते हैं? विवेकानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने ऐसी बात कही थी कि अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास कौन करती है? शिक्षा करती है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन देखें अपन तो स्किनर के बारे में सब कुछ बता दिया है, अब बताने की क्षमता नहीं है। पेस्टालॉजी के बारे में जरूर बताऊंगा। इन्होंने 3H थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? 3H थ्योरी दी थी, जिसमें H से एक तो हेड था, एक अपना कौन था? हर्ट था, और एक कौन था? हैंड था। यानी एक तो अपना सिर था, एक अपना हृदय था, और एक कौन सा था? अपना हैंड था, यानी हाथ था। 3H थ्योरी किसने दी थी? पेस्टालॉजी ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़े। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब कुछ जानते ही हो। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का एक निश्चित एवं सुस्पष्ट रूप प्रदान किया था। और थॉर्नडाइक के अभी तक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी यही था, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थॉर्नडाइक ही था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है अधिगम का? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और इसने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसमें बिल्ली पिंजरे में होती है और उसके बाहर खाना परोस दिया जाता है, फिर वो कोशिश करती है और उसको हासिल कर लेती है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने एक बुद्धि के अंतर्गत भी सिद्धांत दिया था, वो था मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस वाला। कौन सा था? मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस भी किसने दिया था? वो दिया था थॉर्नडाइक ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक थॉर्नडाइक के बारे में प्रीवियस एग्जामों के अंतर्गत। ठीक है, तो अब ये हो गए अपने आज के कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि 30 क्वेश्चनों में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, आपको कितना क्या अच्छा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अच्छा सा कमेंट जरूर लिखना कि कैसी क्लास लगी है। और बाकी अगर आपने पिछली 7 या 8 क्लासेज जो भी है आपने नहीं देखी हो तो अपने चैनल पर जाना, वहाँ पर अपने कम्युनिटी बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है शिक्षा साइकोलॉजी के नाम से, उसमें जाकर के पिछली 7 क्लासें देख लेना। और बाकी मिलते हैं सुबह 7 बजे। डेली आपका साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चनों की क्लास लगती है। कल 9वीं क्लास है, सुबह 7 बजे मिलते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और सबसे मेन चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तभी आपको नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।